नमस्कार। आज हम एक राजनीतिक रणनीति को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे चुनावी आंकड़े और जमीन की हकीकत मिलकर एक असरदार ब्लूप्रिंट की शक्ल लेते हैं। हमारी केस स्टडी है उत्तर प्रदेश की बलहा विधानसभा सीट 16,573। पहली नजर में ये बस एक नंबर लगता है ना? पर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। समझिए, ये एक पहेली का वो सबसे जरूरी टुकड़ा है जिसमें एक पूरे विधानसभा क्षेत्र का भविष्य और उसकी कहानी छिपी हुई है। तो सवाल यही है कि ये 16,573 वोटों का अंतर आखिर हमें बताता क्या है। चलिए इस चुनावी पड़ताल को शुरू करते हैं, जहां हर आंकड़ा एक सुराग है और हर ट्रेंड एक कहानी कहता है। तो हमारी कहानी का केंद्र है उत्तर प्रदेश का बल्लाहा विधानसभा क्षेत्र। ये बहराइच जिले में आता है और एक एससी रिजर्व्ड सीट है। किसी भी राजनीतिक विश्लेषण के लिए जमीन को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बुनियादी तथ्यों पर नजर डालते हैं। 2022 के चुनाव में यहाँ कुल मतदाता थे 3,62,000 से कुछ ज्यादा। वोटिंग हुई करीब 59.22%, जो कि एक औसत टर्नआउट कहा जा सकता है। बीजेपी को मिले 46.78% वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 39.06%, और जीत का अंतर वही 7.72%, यानी 16,573 वोट। पर देखिए, ये नंबर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होते हैं। असली तस्वीर तो तब साफ होती है जब हम इन नतीजों के पीछे छिपे जमीन के संकेतों को पढ़ना शुरू करते हैं। वोट क्यों पड़े, क्यों नहीं पड़े और किधर शिफ्ट हुए। अब इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। ये 2017 और 2022 के नतीजों की तुलना है। 2017 में बीजेपी को जहां 52% से ज्यादा वोट मिले थे, वो 2022 में घटकर करीब 47% पर आ गए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। 2017 में जो पार्टी सिर्फ 14.8% पर थी, वो 2022 में 39.1% तक पहुंच गई। तो सवाल ये है कि एसपी का वोट शेयर इतना उछला कैसे? इसका एक बहुत बड़ा जवाब इस नंबर में छिपा है, बहुजन समाज पार्टी। 2017 में बीएसपी का वोट शेयर लगभग 29% था, जो 2022 में ढहकर सिर्फ 7.3% रह गया। ये जो बीएसपी के वोट बिखरे, वही बलहा में चुनावी समीकरण बदलने की सबसे अहम कड़ी साबित हुए। लेकिन वोट शेयर से भी ज्यादा गहरी कहानी होती है लोगों की, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की। बलहा के लोगों की शिकायतें सालों से वही हैं। बिजली जो भरोसे के लायक नहीं, सड़कें जो हर बारिश में दम तोड़ देती हैं, और बाढ़ जो हर साल तबाही लेकर आती है। युवाओं के हाथ में डिग्री तो है पर नौकरी नहीं है, और हमारे बुजुर्ग अपनी पेंशन और छोटे मोटे हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। और ये समस्याएं कोई नई नहीं है। एक बुनियादी गरिमापूर्ण जीवन हर नागरिक का अधिकार है, जैसा कि हमारे संविधान की भावना भी है। देखिए, 2014 की एक रिपोर्ट की ये लाइन आज भी कितनी सच लगती है। डिग्री कॉलेज, बिजली, सड़क और पीने के साफ पानी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये दिखाता है कि लोगों के असल मुद्दे कितने समय से नजरअंदाज किए जा रहे हैं। तो इन सभी आंकड़ों को, इन शिकायतों को, इस जमीनी हकीकत को एक कामयाब रणनीति में कैसे पिरोया जाता है, यहीं से रणनीतिक विश्लेषण का काम शुरू होता है। इसे समझने का एक बहुत कारगर तरीका है स्वॉट एनालिसिस। किसी भी विपक्षी दल के लिए स्ट्रेंथ यानी ताकत है उसका दलित, ओबीसी, मुस्लिम सामाजिक गठबंधन। वीकनेस या कमजोरी है स्थानीय विकास के मुद्दों जैसे बाढ़ या बिजली पर जनता की नाराजगी को वोटों में न बदल पाना। अपॉर्चुनिटी या अवसर है यहाँ की बड़ी युवा और बेरोजगार आबादी जो बदलाव चाहती है, और सबसे बड़ा थ्रेट यानी खतरा है बीजेपी का सत्ता में होना और उनकी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाएं। एक पूरी तस्वीर के लिए बाहरी माहौल को समझना भी उतना ही जरूरी है। राजनीतिक तौर पर देखें तो राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सत्ता है। आर्थिक रूप से बाढ़ की वजह से कृषि संकट एक बहुत बड़ी हकीकत है। सामाजिक रूप से जाति आज भी एक प्रमुख फैक्टर है, पर अब युवा इंटरनेट और सोशल मीडिया से भी जुड़ रहे हैं। इन सभी बातों को समझे बिना कोई भी रणनीति अधूरी है। और जब ये सारा विश्लेषण हो जाता है, तब जाकर एक एक्शन प्लान तैयार होता है। एक ऐसा रास्ता जो इन सभी चुनौतियों का सामना कर सके और अवसरों का फायदा उठा सके। यहाँ इसे एक नाम दिया गया है, चतुर्मुख सिद्धांत। सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एक चौतरफा इंटीग्रेटेड रणनीति।
इसका मकसद है कि कैंपेन का हर हिस्सा, चाहे वो जमीन पर कार्यकर्ताओं का काम हो, रैलियां हो या सोशल मीडिया, सब एक सुर में एक ही लक्ष्य के लिए काम करें। तो इस सिद्धांत के 4 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? पहला, चुनावी रणनीति, यानी वोट कैसे मिलेंगे, बूथ मैनेजमेंट कैसे होगा। दूसरा, संगठनात्मक योजना, मतलब जमीन पर हमारी टीम कैसे काम करेगी। तीसरा, नैरेटिव, यानी हम जनता को कौन सी कहानी सुनाएंगे, हमारा संदेश क्या होगा। और चौथा, जाहिर है, संसाधन जुटाना। जब ये चारों स्तंभ मजबूत होते हैं तभी अभियान कामयाब होता है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से में पहुंच रहे हैं कि कैसे वो शुरुआती नंबर, वो 16,573 वोटों का अंतर हमें एक ऐसे ब्लूप्रिंट तक ले जाता है जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि जीतने के बाद शासन करने का, काम करने का एक रोड मैप भी है। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। देखिए, ये एक पूरा 90 दिन का एक्शन प्लान है। चुनाव से 90 दिन पहले उम्मीदवार की घोषणा और घर घर जाकर सर्वे की शुरुआत। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी सर्वे में लोगों की निजी जानकारी की गोपनीयता और सहमति का सम्मान किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत का DPDP एक्ट भी कहता है। फिर 60 दिन पहले रैलियों और कार्यक्रमों से माहौल बनाना, 30 दिन पहले सोशल मीडिया पर जोरदार प्रचार और आखिरी दिन वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने का पूरा ऑपरेशन। और इस पूरे एक्शन प्लान का, इस सारी मेहनत का असली मकसद क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य है उन्हीं बुनियादी समस्याओं का हल निकालना जो हमें आंकड़ों और जमीन की रिपोर्ट ने बताई थीं। बाढ़ का स्थायी समाधान, युवाओं के लिए नौकरी, भरोसेमंद बिजली और अच्छी सड़कें। तो अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जब डेटा और विश्लेषण हमें अच्छी गवर्नेंस का रास्ता दिखाते हैं, तो क्या चुनाव जीतना काम का अंत है, या ये एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी की बस शुरुआत है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।